मेरा नाम भगत सिंह है। मैं अक्सर सोचता हूं कि एक जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए कितना समय चाहिए। क्या 23 साल काफी हैं? मेरा जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा नाम के गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। मेरा परिवार एक सिख परिवार था और भारत की आजादी के लिए लड़ रहा था। जिस वक्त मैंने इस दुनिया में आंखें खोलीं, मेरे पिता किशन सिंह संधू और मेरे चाचा अजीत सिंह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलनों में भाग लेने के कारण जेल में थे। कहते हैं कि मेरे जन्म के कुछ दिनों बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया था। इसलिए परिवार ने मुझे बहुत भाग्यशाली माना और मेरा नाम भागो सिंह रखा, जो बाद में चलकर भगत सिंह बन गया। मेरे घर का माहौल ही ऐसा था कि मेरे खून के हर कतरे में देश प्रेम भरा हुआ था। मेरे चाचा अजीत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे और उनके विचार मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत थे। मेरे घर में हर बात की शुरुआत और अंत देश की आजादी पर होता था। मैं बचपन से ही अंग्रेजों के जुल्मों की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ था। मेरे पिता, चाचा और दादा सब ने मुझे यही सिखाया था कि आजादी कोई भीख नहीं है, बल्कि हमारा हक है और इसे पाने के लिए हमें हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे बचपन से ही अपने घर में देश प्रेम की बातें सुनने को मिली। हमारे घर में आजादी की आग हर कोने में जल रही थी। मुझे याद है, एक बार मैं अपने पिता के साथ खेत में था। जब वे बीज बो रहे थे तो मैंने उनसे मासूमियत से पूछा, पिताजी, आप खेत में बंदूकें क्यों नहीं बोते ताकि हमारे पास ढेर सारी बंदूकें हों और हम अंग्रेजों को इस देश से भगा सकें। उस दिन मेरे पिताजी समझ गए थे कि उनका बेटा देश के लिए कुछ बड़ा करेगा। मेरी शुरुआती पढ़ाई गांव में हुई, लेकिन जब मुझे आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल चुनना था तो मैंने लाहौर के ब्रिटिश हुकूमत वाले स्कूल में दाखिला लेने से मना कर दिया। मैंने जिद करके दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में एडमिशन करवाया। मैं अपने स्कूल के दिनों में भी बहुत पढ़ाकू और जिज्ञासु बच्चा था। मुझे इतिहास, राजनीति और साहित्य में बहुत रुचि थी। मैं अक्सर दुनिया के महान क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ता था और उनके जीवन से प्रेरणा लेता था। मैं हमेशा सोचता था कि हम भारतीयों को अंग्रेजों के सामने झुकने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरी जिंदगी में असली मोड़ 13 अप्रैल 1919 को आया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुनकर मेरा खून खौल उठा। 12 साल की उम्र में मैं घर पर बिना बताए पैदल चलकर उस जगह पर पहुंचा। वहां का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी। हर तरफ बेकसूर लोगों का खून और लाशें थीं। उस दिन मैंने जनरल डायर और उसकी क्रूरता को अपनी आंखों से देखा। हजारों लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन डायर ने उन पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। मैंने वहां से एक बोतल में खून से सनी मिट्टी भरी और घर आ गया। मैंने उस मिट्टी को अपनी पूजा की जगह पर रखा और हर दिन उसे देखकर अंग्रेजों से बदला लेने की कसम खाई। 1920 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने ब्रिटिश सामानों और किताबों को खुलेआम जलाना शुरू कर दिया। मैं पूरे जोश के साथ इस आंदोलन में शामिल था। मुझे लगता था कि गांधी जी के रास्ते पर चलकर शायद हम आजादी पा सकते हैं। लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने अचानक आंदोलन वापस ले लिया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि सिर्फ अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, इसके लिए कुछ और करना होगा। इस घटना ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आजादी सिर्फ बातचीत से नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। यहीं से मेरे क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। 1923 में मैंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां मैं सोशलिज्म की किताबों में खो गया। मेरा मानना था कि सिर्फ भारत की आजादी ही नहीं, बल्कि एक नए समाज की स्थापना भी जरूरी है। मैं मार्क्स, लेनिन और दुनिया के अन्य महान क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ता था। मेरा मानना था कि आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है,
बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां कोई गरीब ना हो, कोई शोषित ना हो और हर इंसान को बराबरी का हक मिले। 1924 में मैं कानपुर चला गया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़ गया, जिसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। वहीं मेरी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई, जिनके साथ मेरी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। आजाद मेरे लिए एक बड़े भाई और गुरु की तरह थे। उनसे मैंने छापामार युद्ध और हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी के साप्ताहिक पत्र प्रताप में बलवंत के नाम से लेख भी लिखे ताकि मेरे विचार लोगों तक पहुंच सकें। मार्च 1926 में मैंने नौजवान भारत सभा नाम का एक युवा संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य युवाओं को देशभक्ति और क्रांतिकारी विचारों से जोड़ना था। मैं चाहता था कि देश का हर युवा अपनी जिम्मेदारी समझे और आजादी की लड़ाई में शामिल हो। 1928 में साइमन कमीशन का भारत में विरोध हो रहा था, क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं था। लाहौर में लाला लाजपत राय एक विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे थे। तभी पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। उस लाठीचार्ज में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। लाला जी की मौत ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैंने, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर स्कॉट को मारने की योजना बनाई। ये सिर्फ बदले की भावना नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश हुकूमत को ये संदेश देना था कि वो हमारे नेताओं पर हाथ नहीं उठा सकते। 17 दिसंबर 1928 को एक गलती हो गई। हम स्कॉट की जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सॉन्डर्स को पहचान बैठे और मैंने उसे गोली मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सॉन्डर्स की हत्या के बाद ब्रिटिश पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मुझे अपना हुलिया बदलना पड़ा। मैंने अपने बाल और दाढ़ी कटवा लिए और दुर्गावती देवी की मदद से लाहौर से भागकर कलकत्ता पहुंच गया। मैं वहां कई दिनों तक छिपा रहा, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। मैं जानता था कि मुझे कुछ और करना होगा, जिससे पूरे देश में क्रांति की लहर फैल जाए। मेरा अगला मकसद था ब्रिटिशर्स के बनाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करना। इन बिलों से मजदूरों के हक छीन लिए गए थे। मैंने और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का फैसला किया। 8 अप्रैल 1929 को हमने असेंबली में खाली जगह पर 2 बम फेंके ताकि किसी को चोट न लगे। हम बस बहरों को सुनने के लिए धमाके की जरूरत होती है का संदेश देना चाहते थे। बम फेंकने के बाद हम वहां से भाग सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे उड़ाए, जिन पर हमारे विचार लिखे थे। हम चाहते थे कि हमारी गिरफ्तारी से पहले पूरी दुनिया हमारे संदेश को सुने। इसके बाद हमने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुझे और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर के बुरस्ताल जेल में डाल दिया गया। मुझ पर असेंबली बम केस और सॉन्डर्स मर्डर केस दोनों के मुकदमे चले। इस मुकदमे को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। मेरे खिलाफ कुछ गद्दारों ने गवाही दी, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने और मेरे साथियों ने कोर्ट को अपनी विचारधारा का प्रचार करने का एक मंच बना लिया। हम हर पेशी पर जोर शोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते थे। 10 जुलाई 1929 को मुझे, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। मेरी फांसी को रोकने के लिए कई राष्ट्रीय नेताओं ने गुहार लगाई, लेकिन मुझे किसी की दया नहीं चाहिए थी। मैं तो अपनी मौत को भी देश की आजादी के लिए कुर्बान करना चाहता था। मेरे पिताजी ने भी मुझे बचाने के लिए एक याचिका दायर की थी, पर मैंने उन्हें साफ कह दिया कि उन्हें किसी की दया नहीं चाहिए। जेल में मैंने भारतीय और यूरोपीय कैदियों के बीच भेदभाव देखा। भारतीय कैदियों को खराब खाना और कपड़े मिलते थे।
मैंने उनकी हालत सुधारने के लिए 116 दिनों तक भूख हड़ताल की, जो एक रिकॉर्ड बन गया। इस दौरान मेरे साथी जतिन दास ने भूख से दम तोड़ दिया। उनकी शहादत के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने हमारी मांगे मानी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे मुझे, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भी हमने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और फांसी के फंदे को चूम लिया। मेरी कुर्बानी ने देश के हर युवा में एक नई लहर पैदा कर दी थी। मैं भारत माता का बेटा हूं और मुझे गर्व है कि मैं अपनी मां को आजाद कराने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर पाया। शायद मेरी मौत ने देश को आजादी दिलाने की एक नई राह दिखा दी।